शिलांग से प्रसारित आकाशवाणी की ये पूर्वोत्तर सेवा है। नमस्कार श्रोताओं, विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में पेश है हमारी ये विशेष प्रस्तुति। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाना और कैंसर से लड़ रहे लोगों का समर्थन करना है। इस विशेष प्रस्तुति के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विकास जगताप, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, निग्रिम्स, शिलांग से। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, और ये मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपके अनेक धन्यवाद। सर, हमारी खुशनसीबी है कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। सर, कैंसर को समझने से पहले इस वर्ष की थीम के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। इस वर्ष कैंसर की जो थीम है ये है यूनाइटेड बाय यूनिक। तो ये थीम एक्चुअली इस बार 3 साल के लिए दी गई है, 2025 से लेकर 2027 तक। और इस बार का थीम का प्रमुख एम ये है कि यूनाइटेड बाय यूनिक मीन्स हम सारे लोग मिलके, जो हर एक कैंसर की बीमारी का हर एक का उसका अनुभव अलग होता है, उसकी बीमारी अलग होती है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, तो हम सब लोग मिलके उसे उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उसको ट्रीटमेंट देके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि अभियान थोड़ा बड़ा है, इसलिए इस बार 3 साल के लिए जारी रहेगा। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस थीम को हम अचीव कर पाएँ, और इसी रास्ते पर हम कोशिश करेंगे कि आज आपसे बातचीत कर हम और हमारे श्रोता इस बीमारी को अच्छे से समझ सके। तो डॉक्टर साहब, हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैंसर क्या है। कैंसर एक बीमारी है। जैसे हमारे बॉडी में विविध तरह की कोशिकाएं होती है, जिसको हम सेल्स बोलते हैं जी। तो कैंसर उससे बोला जाता है कि जब ये कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से, यानी अनकंट्रोल मैनर से ग्रोथ होना चालू हो जाता है, तो ये बड़ी होते होते फिर ऐसी बन जाती है कि हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसका एहसास कर सकते हैं। कोई जब हम बोलते हैं कि कोई ट्यूमर हो गया है, उसको बोलते हैं हम गांठ हो गई है शरीर में, तो जब वो कोशिकाएं या सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ती है, उसे कैंसर बोला जाता है। तो सर, इस म्यूटेशन का कारण क्या है? अनियंत्रित ग्रोथ होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि इसमें जेनेटिक कारण हो सकता है कि आप कोई जेनेटिक म्यूटेशन आप कैरी कर रहे हैं, जिसमें कोई जेनेटिक आपका चेंज हुआ है बॉडी में, या फिर आपके माता या पिता से आपको जीन्स मिले हैं, तो वो जीन्स अगर कैंसर करने लायक है, तो धीरे धीरे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती है, या फिर यंग एज में या फिर मिडिल एज में या फिर कोई भी एज में अगर वो जीन उपस्थित है, तो धीरे धीरे ये जीन्स अपना रूप दिखाते हैं। और वो जब अपना रूप दिखाते हैं, तो जो हमारे डीएनए होते हैं बॉडी में, उसमें चेंजेस आते हैं और वो अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगते हैं। तो वही सेल्स के अंदर डीएनए होती है, तो जब ये जेनेटिक म्यूटेशन होता है तो अनकंट्रोल तरीके से बढ़ता है। दूसरे कारण है जैसे कि हमारे जो जीवन की अनेक विभिन्न दैनंदिन जो काम करते हैं, जो भी खाते हैं पीते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि धूम्रपान करना, शराब पीना, इन तरीके से भी ये सेल्स को अफेक्ट हो सकता है। और सेल्स को एक कुछ तो स्टिमुलस मिलता है, जिससे वो अनकंट्रोल या अनियंत्रित तरीके से बढ़ना चालू करते हैं। तो जेनेटिक कारण हो सकते हैं, धूम्रपान हो सकता है, शराब हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि आजू बाजू के हमारे एनवायरमेंट में मौजूद है, जैसे कि कोई विषारी वायुज है, जो बोलते हैं कि हम लोग टॉक्सिक एयर्स, एस्बेस्टॉस या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई काम कर रहे हैं हम जिसमें, जैसे कि प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये सब हमको जब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है, तो उसके वजह से भी सेल्स को स्टिमुलस मिलके वो अनकंट्रोल तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, और उससे कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। तो एक ही कारण नहीं है कि हम लोग बोलते कि कई लोग बोलते हैं कि हमने कभी शराब नहीं पिया, हमने कभी दारू नहीं पिया, हमने कभी तंबाकू नहीं खाया, फिर भी हमको कैंसर क्यों हो गया जी। तो इसमें जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि आप जिस तरीके का खाना खाते हैं, कि जैसे कि हमारा अनाज उगाते वक्त उसमें पेस्टिसाइड डाले गए, या फिर उसको बहुत लंबे समय तक साफ रखने के लिए या फिर उसको फ्रेश रखने के लिए उसमें पेस्टिसाइड डाले गए, तो ये सब चीज़ें भी हमारे कैंसर के लिए कारणीभूत है। और कुछ ऐसे भी रीज़न है जो अभी तक पता नहीं चले हैं कि बियॉन्ड दिस ऑल्सो, मतलब ये छोड़ के भी बहुत सारे रीज़न है जो अभी तक पता नहीं कि कैंसर क्यों होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ को नहीं छुआ है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दारू नहीं पी रहे हैं, कोई पेस्टिसाइड का यूज़ किया हुआ कोई जो हमारा रोज़ का खाना है वो भी नहीं खा रहे, तो भी कैंसर होने की संभावना रहती है।
पर अगर आपके फैमिली में कैंसर है तो ये संभावना आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं तो ये संभावना और ज़्यादा होगी। और अगर आप कुछ केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि फार्मर्स लोग हैं, तो उसमें भी यह संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। जी सर, आपने जितने कारण हमें बताए उसमें से एक धूम्रपान और शराब को छोड़ के बाकी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हमारे कंट्रोल में है। हाँ, तो दो चीज़ें होती है, एक चीज़ जो हमारे कंट्रोल में हो सकती है जी। और दूसरी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। जी। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो सकती है वो है जैसे कि हमारा जो डेली खाना पीना है, खान पान हम बोल सकते कि दारू ना छुए, शराब ना छुए, धूम्रपान मत करिए, सब खाते उसमें फल, हरी सब्जियाँ इसका उपयोग करें, जितना हो सके उसको पेस्टिसाइड फ्री वाला एनवायरनमेंट दे, प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट दे। अगर आप केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली काम तो करना ही है, तो उसको तो आप रोक नहीं सकते, पर उसके बहुत सारे उपाय है कि जैसे आप ग्लोव्स पहन के काम करिए। कुछ फैक्ट्रीज में बहुत सारे अलग तरीके के बॉडी के कपड़े देते हैं जिससे वो पेस्टिसाइड या केमिकल आपके बॉडी के ऊपर परिणाम नहीं करता है। अगर आप सनलाइट में जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगा के जाइए या फिर कुछ कपड़े पहन के जाइए जिससे स्किन कैंसर होने की संभावना कम हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ों से आप कैंसर की होने की मात्रा कम कर सकते हो। उसमें आप रेगुलर एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जिससे रेगुलर एक्सरसाइज से भी पाया गया है कि कैंसर होने की संभावना कम हो जाती। तो ये अगर सारी चीज़ें की जाए और एक स्वस्थ और सादा जीवन जिया जाए तो कैंसर होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। अच्छा सर, आपके इस वक्तव्य से यहाँ पे मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स को ये कैंसर का जीन रहा हो, लेकिन वो जीन जब मुझ में आया तो वो डोरमेंट हो जाए और अगली पीढ़ी में फिर वो जागृत हो जाए? हाँ, ऐसा भी होता है। जैसे कि कुछ जीन्स जैसे अगर हम में आए तो भी हो सकता है कि उस आदमी को कभी वो कैंसर होगा नहीं, क्योंकि वो जीन स्टिमुलस नहीं हुआ उसका। अच्छा। मतलब वो जीन को कोई उत्तेजना या फिर चेतना नहीं मिली कि वो कैंसर में तब्दील हो जाए। पर कभी कभी ये होता है कि हमें ना हुआ, हमारे नेक्स्ट जनरेशन मतलब मेरे बच्चों को, अगली पीढ़ी या फिर जो पेशेंट है उसके बच्चों को, अगली पीढ़ी को हो सकता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर इसका एक उदाहरण है कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर में अगर सपोज आपके दादी को या नानी को कैंसर है तो वो नानी के थ्रू आपके मदर को आ सकता है, मदर के थ्रू आपको आ सकता है, तो जिसको हम बोलते हैं ब्रैका जीन। तो ये ब्रैका जीन ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर दोनों के लिए कारणीभूत होता है। तो हो सकता है कि आपकी नानी को कैंसर है पर आपकी माँ को कैंसर नहीं हुआ, पर ब्रेस्ट कैंसर आपको होने की संभावना उस जीन की वजह से हो सकती है। मतलब नहीं भी हुआ तो वो नहीं भी हुआ तो भी चांस होता है, वो कैरी करेगी, वो कैरियर हो सकती है पर उसको नहीं होगा, पर उसके बच्चों को हो सकता है। तो सर इसमें क्या हमारा इम्यून सिस्टम भी एक इम्यून सिस्टम एक काम करता है, इसलिए हमने बोला कि जैसे कि खाने पीने में जो आप बोलते हैं कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, बाकी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, उसका भी बहुत हद तक एक फ़ायदा होता है। अच्छा। और एक बोलते हैं ना कि हम लोग की मेरी खुद की एक इंटरनल जो बोलते हैं कि हमारी इमोशनल स्थिति क्या है, उसमें भी कभी कभी पाया गया कि मैं कितना खुश रहता हूँ, मेरी लाइफ की प्रति क्या इवैल्यूएशन है, क्या मेरी एक्सपेक्टेंसी है, उसके वजह से भी बहुत बार ये कैंसर के लिए फ़र्क पड़ता है। इमोशनल वेलबींग भी कैंसर के प्रति आपका कुछ हद तक, जैसे कि आप ट्रीटमेंट के दौरान आपको लगता है कि मैं कभी ठीक हो ही नहीं सकता हूँ, और कोई आदमी बोलता है कि नहीं मैं 100% ठीक हो जाता हूँ, तो वो एक फैक्टर होता है कि जो कारणीभूत होता है कि आपको इलाज के दौरान कैसा लग सकता है। कभी कभी लोग कैंसर सुन के ही बहुत डर जाते हैं, वो इमोशनली डर जाते हैं, उनको लगता है कि अभी कुछ होगा ही नहीं, सब लोग तो मर जाते हैं कैंसर होने के बाद, ऐसा उनको लगता है। पर एक पॉजिटिव बोलते हैं एटीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ये भी कैंसर कम करने के लिए बहुत हद तक उपयुक्त होता है। अच्छा, तो ये आपके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। अगर आपके घर में दूसरे लोग हैं, जैसे मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, ये लोग भी आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, तो हमने देखा है कि ये लोग अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं और कैंसर से बाहर भी आते हैं। तो ये दोनों हद तक एक फ़ायदा है कि ना कि दौरान कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान भी और कैंसर के ट्रीटमेंट का होने के बाद भी ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हेल्प करता है। अच्छा, तो सर कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? कैंसर जैसे कि बहुत सारे प्रकार के होते हैं कि किस आपके बॉडी के किस अंग में कैंसर हुआ है, उस तरह से कैंसर के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर वो मसल में हुआ है तो हम उसको बोलते हैं मसल या सॉफ्ट टिश्यूज़ में हुए, जैसे कि मसल्स, बोन्स, जैसे कि नीचे के अंग है, जैसे उतिका है, स्किन के नीचे हमारे कुछ पार्ट है, उनमें अगर होता है तो उसको हम सार्कोमा, अगर बोन ट्यूमर होगा तो उसको ऑस्टियोसार्कोमा ऐसे बोलते हैं। अगर वो ब्लड हुआ तो उसको हम ल्यूकेमियाज बोलते हैं, लिम्फोमाज बोलते हैं। अगर वो बाकी अंग का कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, लंग कैंसर है, तो उसके हिसाब से, ऑर्गन के हिसाब से या फिर उसके अंग के हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, थायराइड कैंसर, उस हिसाब से नाम देते हैं। ब्रेन में भी कैंसर हो सकता है तो उसको हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं।
तो जैसे अलग अलग अंग है उस हिसाब से उसके अलग अलग नाम होते हैं। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक कैंसर की वजह से शरीर के किसी एक अंग में कैंसर है और उसकी वजह से दूसरे अंग भी प्रभावित हो जाए? हाँ, ऐसा होना बहुत बार होता है। जैसे हम बोलते हैं कि कभी कभी लोग हमको पूछते हैं कि कैंसर कौन सी स्टेज में है जी। तो हम स्टेज कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए हमारा कैंसर कैसे फैलता है ये जानना ज़रूरी है। अच्छा। तो फैलता कैसे है, तो जैसे कि अभी किसी अंग में कैंसर हो गया तो उसके आजू बाजू कुछ नॉर्मल या अप्रभावित अंग है या कोशिकाएं हैं, तो धीरे धीरे जब कैंसर की कोशिकाएं बढ़ती है वो अपने आजू बाजू में जो भी स्वस्थ कोशिकाएं है या जो भी कोशिका को अभी तक कोई प्रभाव नहीं हुआ है उनको वो जाके अटैच हो जाती है, और जब वो अटैच हो जाती है तो उनकी वजह से कैंसर उसके बाजू के स्वस्थ अंगों में भी फैलता है। उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्प्रेड होना। अच्छा। दूसरे स्प्रेड होते हैं, एक जो होता है रक्त प्रवाह से और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम से। तो जो रक्त प्रवाह से होता है कि जब ये कोशिका, जैसे अपने हमारे अंग में बहुत सारी रक्त वाहिनियाँ होती है जिससे रक्त बहता रहता है पूरे अंग में, तो जब ये कोशिका रक्त वाहिनी में चली जाती है वहाँ से वो हार्ट में जाती है और हार्ट के बाद वो पूरे बॉडी में फैल सकती है। तो बॉडी में वो कहाँ फैलेगी, तो मोस्टली बहुत सारे कैंसर ऐसा पाया गया है कि जनरली वो लीवर में जाते हैं क्योंकि लीवर में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, लंग्स में जाते हैं क्योंकि लंग्स में बहुत सारा ब्लड जाता है, ब्रेन में जा सकता है, बोन्स में जा सकता है। तो जब ये रक्त प्रवाह में जाती है उसके बाद कोई भी आपका अंग में वो जा सकता है और फैल सकता है। दूसरा तरीका है लिम्फ नोड्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम में बोलती है, जो एक वाहिनी ही है जो रक्त वाहिनी के आजू बाजू में मोस्टली चलती है। तो अगर वो कोशिकाएं लिम्फेटिक सिस्टम में जाती है तो जनरली वो आजू बाजू के जो हमारे ग्रंथियाँ होती है या हम उसको बोलते हैं कि रस के ग्लैंड होते हैं उनमें जाके अफेक्ट करती है। तो हम बोलते हैं कि अगर वो डायरेक्ट स्प्रेड से आपके आजू बाजू के अंग ही इन्वॉल्व कर रहा है तो अर्ली स्टेज है। अच्छा। अगर वो आपके आजू बाजू के अंग और आजू बाजू की रस ग्रंथियाँ लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व कर रहा है तो भी हम बोलते हैं कि ये अर्ली या मिडल स्टेज में है। पर जब वो रक्तवाहिनी में जाके दूसरे ऑर्गन को या दूसरे अंगों को प्रभावित कर देता है, जैसे कि अगर मान लो कि मुझे कोई श्वास नलिका का या लंग का कैंसर है और वो लंग का कैंसर लीवर में फैल चुका है तो हम उसको स्टेज 4 बोलते हैं। अच्छा। तो जब वो एक अंग से प्रभावित होकर दूसरे अंग को प्रभावित करता है उसे हम स्टेज 4 करते हैं। पर अगर वो सिर्फ उसी अंग में है और या फिर आजू बाजू की रस ग्रंथियाँ लिम्फ नोड्स में है तो हम उसको लिमिटेड स्टेज बोलते हैं। सर, किस स्टेज तक इलाज संभव है? इलाज सारे स्टेज में होता है, पर अगर आप जल्दी वाले स्टेज में आते हैं या जल्दी वाली स्टेज में हमारे पास पहुंचते हैं तो क्योर होने का चांस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो स्टेज 1 या 2 में है तो क्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर वो स्टेज 3 या 4 में आता है तो क्योर होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। जब कैंसर फैल जाता है, जैसे कि लंग कैंसर है लिवर में फैल गया या फिर लिवर कैंसर है ब्रेन में फैल चुका है, तो हम उसको बोलते हैं कि हम तब इलाज ऐसा करते हैं कि हमारा मुख्य एम उसको ठीक करना नहीं है, हमारा अच्छा। मुख्य इलाज है कि पेशेंट को तकलीफ कम करना और वो कैंसर के बर्डन को कम करना है। तो हम उसको बहुत सारा इलाज कर सकते हैं जिसकी कैंसर की जो गांठ है वो कम हो जाए, उसकी कैंसर की जो बहुत सारी सेल्स है या कोशिका है वो कम हो जाए और धीरे धीरे पेशेंट को अच्छा लगे। उसमें हम बोलते हैं कि शायद हम क्योर ना कर पाए पर हम उसको बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं और पेशेंट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकते हैं। उसमें बेनिफिट हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसका अगर ब्रेन में है तो शायद वो बात नहीं कर पा रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको झटके आ रहे हैं, तो ये बहुत हद तक हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये सबका एम यही है कि एक तो पेशेंट को क्योर करना या फिर लॉन्ग टर्म क्वालिटी ऑफ लाइफ देना, मतलब उसको लॉन्ग टर्म हमको जिंदा रखना है, पर सिर्फ जिंदा नहीं रखना है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमको अच्छी करनी है। कि अगर वो दर्द में है तो उसको दर्द कम कराओ, ब्लीडिंग हो रही तो ब्लीडिंग कम कराओ, सांस लेने में दिक्कत हो रही तो वो कम कराओ, खाने में दिक्कत है तो वो कम कराओ। तो ये सब चीज़ें उसमें शामिल हो जाती है। अच्छा सर, आपने कहा कि अगर हम जल्दी आपके पास आते हैं, लेकिन हमारी तो मेंटेलिटी ऐसी है कि अरे मैं तो ठीक हूँ तो डॉक्टर के पास क्यों जाना है, तो इसके कैंसर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है कि जल्दी आने के लिए हमको क्या देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? कि लोग यही सोचते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि कैंसर आ रहा है हमारे में। तो उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि हमेशा खांसी में ब्लड आना या फिर खांसी है जो बहुत 2-3 हफ्ते तक चली जा रही है, वो ठीक नहीं हो रही और आपने एक्सरे किया उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी एंटीबायोटिक 2-3 हफ्ते के लिए, आप डॉक्टर के पास जनरली हम ENT डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं कि आप मुझे खांसी है से वो टीबी की दवाई है, ऐसे नॉर्मल दवाई आजकल फार्मेसी भी दवाई दे देगा कि हाँ ये एजिथ्रोमाइसिन ले लो 3 दिन 7 दिन का कोर्स करो और ठीक हो जाएगी। पर अगर उसके बाद भी अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से जाके मिलना ज़रूरी है। आपका लगातार वजन कम हो रहा है, वजन घट रहा है
धीरे धीरे कि आपका पहले वजन 60 किलो था, अभी 3-4 महीने में ही मेरा वजन घट के 50 किलो होगा। नॉट कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या घटाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप घट रहा है। आपको बार बार बुखार आ रहा है या फिर आपको बार बार लेजीनेस या फिर हम बोलते हैं कि उत्साहवर्धक नहीं लगता है, हमेशा लगता है कि आप लेजी हो गए हो, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही, तो ये कुछ लक्षण है। फिर नॉर्मल लक्षण है कि जैसे आपको अंग अपने बॉडी में कहीं गांठ महसूस हो पाए, जैसे औरतों में बहुत कॉमन है कि उनको ब्रेस्ट में गांठ महसूस होती है, या फिर थायराइड कैंसर में आपको गले में गांठ महसूस होती है, खाने में दिक्कत हो जाती है, खाना नहीं खा पाते हैं। तो ये सारे कैंसर के लक्षण हैं। तो इनका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमको डॉक्टर की जाके सलाह लेनी चाहिए, और उसके बाद डॉक्टर आपको जिस हिसाब से आपने लक्षण है उस हिसाब से आपको टेस्ट करके चेक करेंगे कि आपको कैंसर है या नहीं है। तो सर, इसकी शुरुआती लक्षण क्या क्या हो सकते हैं जिससे डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कि कैंसर है या नहीं? तो जैसे ये सारे लक्षण जो मैंने बोले कि आपको खांसी में खून आ रहा है, खांसी आपकी बहुत 2-3 हफ्ते के ऊपर जा रही है, आपका वजन बार बार कम हो रहा है, आपको पैखाना में खून आ रहा है, आपके पेशाब में खून आ रहा है, आपको लेजी लगता है, आपका उत्साह कम हो गया है, ये सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि हाँ, इसमें लग रहा है कि रोगी में कैंसर होने की संभावना अच्छी है। तो जैसे उसके सिम्टम है, जैसे वो बोलता है कि मेरे बॉडी में कोई मुझे स्वेलिंग लग रहा है, हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, खांसी नहीं, बुखार नहीं, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी गांठ कहीं आ गई, वो भी एक अच्छा खासा लक्षण है। तो उसको भी हम बायोप्सी या एफएनएसी कर सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि उसमें हम सुई डाल के उसका सैंपल लेके चेकिंग के लिए भेजते हैं। अगर उसको खाने के लिए दिक्कत हो रही है, जैसे कि इसोफेगस कैंसर या फूड खाद्य नलिका का कैंसर या फिर गले का कैंसर में पेशेंट बोलता है कि मुझे खाने में तकलीफ हो रही है, खाना खा नहीं पा रहा हो, तो उसमें हम उसका एंडोस्कोपी करेंगे, उसको देखेंगे कि अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो इस हिसाब से हम चेक करते हैं उसके। जैसे कि ल्यूकेमिया हो गया तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे। जैसे कि ल्यूकेमिया के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारे दिखते हैं कि वो उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, वो बार बार बीमार हो रहे हैं, उनको बार बार बुखार आ रहा है, तो हमको उनका जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमारे ब्लड टेस्ट में हमको पता चलता है कि उनमें ब्लड के कैंसर का निदान करना ईजी हो जाता है। अच्छा, ये सब सर, कैंसर के इलाज के मुख्य तरीके कौन से हैं? अभी जब कैंसर हो जाता है तो पहले तो हम ये जानना जरूरी है कि हम स्टेज कैसे पता करते हैं। जैसे हमने बोला कि फैलता है 3 तरीके से, एक डायरेक्ट स्प्रेड, एक लिम्फेटिक और एक ब्लड के थ्रू। तो उसके लिए हमेशा पेशेंट आके बोलता है ना कि अरे बाहर तो हमने एक्सरे कर लिया, अभी आप क्यों सीटी स्कैन कर रहे हो, आप क्यों बार बार एमआरआई लिख के देते हो, सीटी स्कैन लिख के देते हो या फिर पेट स्कैन करके बोलते हो जी। तो ये हम सब करते हैं आपकी स्टेज जानने के लिए। आप पहला क्वेश्चन कोई भी आके यही पूछेगा ना कि हमारी स्टेज क्या है, हम ठीक हो गए कि नहीं, तो हमको भी तो बोलना पड़ेगा कि हाँ आपका ये स्टेज है। तो वो स्टेज जानने के लिए हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन में होता है कि हम लोग सीटी स्कैन करेंगे ताकि पता चले, सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट कर सकते हैं, सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि आपका कैंसर कहीं फैला तो नहीं है। अगर वो लंग्स में फैला है तो सीटी स्कैन में पता चलेगा। अगर हमने सीटी स्कैन पेट का किया तो उसमें वो लीवर में फैला है या फिर और कई अंगों में फैला है तो पता चलेगा। एमआरआई ब्रेन करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ब्रेन में फैला है कि नहीं। आजकल नया तरीका निकला है पेट सीटी स्कैन, मतलब अभी तो बहुत पुराना हो चुका है। तो पेट सीटी स्कैन भी एक तरीका है जिसमें पूरे बॉडी का स्कैन किया जाता है, उसमें पता चलता है कि आपका कैंसर कहाँ कहाँ फैला है। ये जब हमको पता चलता है तब हम बोलते हैं कि हाँ आपका स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो इसके लिए सारी जांचें जरूरी होती है। हम कभी कभी आपका ब्लड टेस्ट भी करते हैं, ईसीजी भी करते हैं, इको भी करते हैं, ये करने के लिए ताकि जब आपका इलाज हो तो हमको ये देखना है कि आपकी बॉडी का स्थिति क्या है। कभी कभी इलाज थोड़ा टॉक्सिक होता है, जैसे कि आप उसको टॉलरेट करेंगे कि नहीं, आपको जो हम इलाज करने वाले हैं उसको आप सह पाएंगे कि नहीं। उसके लिए भी हम कुछ देखते हैं कि आपका ब्लड कैसा है, हीमोग्लोबिन कैसा है, प्लेटलेट कैसा है, जो इम्यूनिटी होती है जिसको हम वाइट ब्लड सेल होते हैं वो कैसे है, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, क्योंकि कुछ कुछ दवाई हार्ट पे भी अफेक्ट करती है, उसका आपका हार्ट डैमेज हो सकता है। तो ये इसलिए हम सब जनरल टेस्ट और ये इन्वेस्टिगेशन वाले टेस्ट करते हैं ताकि हमको पूरी जानकारी पता चले कि आपका स्टेज क्या है और आप किस हद तक इलाज सह सकते हो। उसके बाद इलाज के बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि हम एक बोलते हैं कि नॉर्मल तरीका जो सबको पता है कि ऑपरेशन करवा दो। हर कोई आके बोलता है कि सर ऑपरेशन करके गांठ निकाल दो, पर सारे कैंसर के लिए ऑपरेशन इलाज नहीं है जी। जैसे कुछ कुछ कैंसर के लिए, जैसे ल्यूकेमिया के लिए कैंसर ऑपरेशन नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ कीमोथेरेपी काम करता है। जैसे कि अगर गले का कैंसर है तो उसमें ऑपरेशन कर देंगे तो वो तो फिर हमेशा के लिए छेद हो जाएगा और सांस के लिए भी छेद करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग रेडिएशन और कीमोथेरेपी एक साथ यूज़ करते हैं। तो रेडियोथेरेपी भी एक तरीका है, कीमोथेरेपी भी एक तरीका है और सर्जरी भी एक तरीका है। कुछ कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें तीनों इलाज जरूरी होते हैं। अच्छा। जैसे कि आपने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद आपको पाया गया कि कैंसर का स्टेज थोड़ा ज़्यादा था, या फिर कुछ उसमें ऐसी चीज़ें पाई गई जो हमने सैंपल निकाला कि उसमें लगता है कि आपको फिर से कैंसर वापस आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए हम ऑपरेशन के बाद भी रेडिएशन और कीमोथेरेपी का इलाज आपको एडवाइस कर सकते हैं।
तो किसी कैंसर में सिर्फ सर्जरी होता है, किसी में सिर्फ कीमोथेरेपी होता है, किसी में सिर्फ रेडिएशन थेरेपी होता है। स्टेज के हिसाब से भी अगर अर्ली स्टेज है तो शायद 1 या 2 तरीके के इलाज बोले जाते हैं, एडवांस स्टेज होती है तो शायद 3 इलाज आपको करने पड़ सकते हैं। तो कौन से टाइप का कैंसर है, कौन सा स्टेज में है और आपकी बॉडी कैसी है, इस हिसाब से वो आपको इलाज हम एडवाइस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, तो कभी कभी लोग ये भी सोचते कि अरे उसको कीमो दिया मुझे क्यों नहीं दिया, उसको ऑपरेशन किया मुझे क्यों नहीं किया। वो हर एक का अलग अलग कैंसर होता है और अलग अलग कैंसर के स्टेज के हिसाब से अलग अलग उपाय दिए जाते हैं। अच्छा सर, कभी कभी ऐसे सुनने में आता है कि किसी को XYZ को कैंसर है और सर्जरी के बाद वो कैंसर और फैल गया है, क्या ये सही है, ऐसा हो सकता है? देखिए, कैंसर फैलना कभी भी पॉसिबल है। मतलब आपने अगर सालों इलाज किए तो भी कैंसर फैल सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि इलाज किया या ऑपरेशन किया इसलिए कैंसर फैल गया। अच्छा। कैंसर एक, हम बोलते हैं कि 2 तरह के कैंसर होते हैं। एक एग्रेसिव कैंसर होते हैं जो बहुत जल्दी फैलते हैं, उसको आप इलाज करो, शायद हो सकता है कि पूरा ठीक हो गया, हमने स्कैन किया, बॉडी में कहीं पे भी कैंसर नहीं पाया गया है और 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर पेशेंट वापस आते हैं और बोलते हैं कि हमको फिर से तकलीफ हो रही, और जब हम स्कैन करके फिर से देखते तो पता चलता है कि कैंसर फिर से फैल चुका है। तो ये कैंसर हम बोलते हैं कि एग्रेसिव टाइप है, जिसमें मतलब हमने रिस्पॉन्स भी अच्छा किया, ठीक भी हो गए, पर बहुत जल्दी वो तुरंत वापस भी आ गए, तो उसको हम एग्रेसिव वेरिएंट ऑफ कैंसर बोलते हैं। और दूसरे कैंसर होते हैं जो थोड़े लो प्रोफाइल होते हैं या फिर बोलते हैं डॉर्मेंट, जो बहुत ज़्यादा देर तेज़ी से बढ़ते नहीं और इलाज के बाद भी बहुत दिन तक आते नहीं, या फिर शायद जन्म भर वो वापस नहीं आते। तो सर हम ऐसा मान सकते हैं कि 100% क्यूरेबल है कैंसर? कैंसर 100% क्यूरेबल है, पर उसके लिए आपको बार बार चेकअप करना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। ये इसलिए कि अगर हमने कैंसर को पता चला कि, 1 मिनट आपको रोकूंगा सर, चेकअप करना मतलब जिनको ऑलरेडी कैंसर है या जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया उनका चेकअप, या जिनको नहीं है उनका भी चेकअप? जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया उनका भी रेगुलर चेकअप होना बहुत जरूरी है। अच्छा। ताकि जैसे मैंने बोला कि कुछ लौटने की कैंसर संभावना एग्रेसिव हो होते हैं, बहुत जल्दी वापस आते हैं। अच्छा। तो कुछ कैंसर में जनरली हम बोलते हैं कि 3 से 6 महीने में एक बार आपको चेकअप के लिए आना चाहिए। तो अगर मान लो हमने 3 या 6 महीने में चेकअप किया, नहीं पाया गया कुछ भी, तो हम बोलेंगे आप फिर से 6 महीने के बाद आइए, या फिर आपको कोई भी तकलीफ महसूस हुई तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो अगर 2-3 साल, 4 साल, 5 साल आपको लगा कि हम हर 6 महीने में चेकअप कर रहे हैं या 3 महीने में कर रहे हैं और कुछ भी नहीं पाया गया, तो वो ड्यूरेशन फिर बढ़ते जाता है कि मान लो बाद में 1 साल के बाद आओ, 2 साल के बाद आओ। जनरली कुछ कैंसर होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि 2-3 साल के बाद अगर वो ठीक रहा तो बोलते हैं कि ठीक है, अभी आप 2-3 साल में एक बार आया करिए। या फिर कोई लोग होते हैं जो खुद ही आना बंद कर देते कि अभी तो 10 साल हो गए, हमको कुछ हुआ नहीं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है। पर जो कैंसर जनरली 5 से 10 साल के ऊपर ठीक हो जाते हैं, मोस्टली हम बोलते हैं कि वो ऑलमोस्ट क्योर ही हो चुके हैं। अच्छा सर, आपने कीमोथेरेपी की बात की, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सो कीमोथेरेपी, लोग बहुत सोचते हैं कि कीमोथेरेपी एक बहुत भयावह चीज़ है। बिल्कुल भयानक कुछ तो है कि जो देने के बाद पेशेंट तो एकदम बहुत ही खस्ता हो जाता है, चल नहीं पाता है। तो ऐसा चीज़ नहीं है। कीमोथेरेपी बहुत तरीके की होती है। जैसे कुछ मोस्टली जैसे हम सलाइन देते हैं उसी तरीके से कीमो भी दिया जाता है, वो सलाइन के थ्रू जाता है। कुछ कीमोथेरेपी टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। जैसे कि अगर जैसे कुछ कैंसर के, जैसे लंग कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं जो टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। तो कीमोथेरेपी सिर्फ सलाइन से नहीं दी जाती, आजकल कीमोथेरेपी टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। वो सारे कैंसर के लिए नहीं है, कुछ कैंसर है सिलेक्टेड जिसके लिए कीमोथेरेपी टैबलेट फॉर्म में भी दी जा सकती है। फिर उसमें हार्मोनल थेरेपी भी आती है, जो मतलब ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, जो हार्मोन की वजह से बढ़ते हैं, तो उसमें हार्मोनल टैबलेट भी दी जा सकती है जो कैंसर को कंट्रोल करेगी या फिर से आने से रोकेगी। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में बहुत कॉमन होता है कि हमने इलाज कर दिया, कैंसर पूरा ठीक हो गया। अभी जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हमको पता है कि हार्मोन से रिलेटेड वापस आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, फिर से आने का। तो उसमें हम कुछ टैबलेट देते हैं जिससे उसका फिर से आने का चांस बहुत हद तक कम हो जाता है। वो टैबलेट फिर 5 या 10 साल तक हम पेशेंट को देते हैं और बोलते हैं कि आप रेगुलर चेकअप के लिए आते रहिए। सर, रेडियोथेरेपी की बात कर रहे थे आप, वो क्या है? सो रेडियोथेरेपी, जैसे सभी ने पाया होगा कि रेडियोथेरेपी लगता है कि सिकाई बोलते हैं। जैसे हम अगर उत्तर भारत में जाएंगे तो लोग बोलते हैं सिकाई देना है, शॉक देना है, बहुत सारी चीज़ें। तो पेशेंट के मन में ऑलरेडी डर पैदा हो जाता है कि सिकाई करेंगे, शॉक देंगे तो कुछ तो खतरा है। तो वैसा कुछ है नहीं। रेडियोथेरेपी एक बहुत ही सेफ इलाज है आजकल, क्योंकि आजकल जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो मशीनें हम लोग यूज़ करते हैं, वो बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है। और अभी ये रेडियोथेरेपी इलाज बहुत ही सेफ इलाज होता है। इसमें होता है कि जैसे हम एक्सरे करते हैं चेस्ट का या फिर सीटी स्कैन करते हैं, तो जो एक्सरे यूज़ होते हैं वही एक्सरे हाई एनर्जी में जब हम कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। तो जो हम नॉर्मल एक्सरे करते हैं उसमें जो एक्सरे यूज़ होता है उसका एनर्जी बहुत कम होता है, और जो हम रेडिएशन ट्रीटमेंट कैंसर सेल को
मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। पर अगर वो मेडिकल तरीके से सेफ एनवायरनमेंट में सेफ इंस्ट्रूमेंट और मशीनें इस्तेमाल करके दिया जाता है तो बहुत ही सेफ होता है। तो जैसे वो हाई एनर्जी वाले वेव्स या रेज वो और कोई परेशानी या दिक्कत नहीं पैदा करेंगे बॉडी में? वो एक मशीन होता है जिसको हम लीनियर एक्सीलरेटर बोलते हैं, उसमें बहुत ही फोकस तरीके से वो इलाज किया जाता है और जहाँ पे कैंसर के सेल से या जो भाग हमको इलाज करना है उसी भाग में वो केंद्रित करके मतलब सेंटर करके उसको दिया जाता है। तो बाकी के अंगों में उसमें कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं पर दोज आर मैनेजेबल, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और पेशेंट को बहुत हद तक ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो सर प्रिवेंशन के भी कुछ स्टेप्स बता दीजिए, जैसे कुछ ऐसी आदतें जो हम अपनाएं ताकि अगर मैं जानता हूं कि मेरे फोरफादर्स में किसी को कैंसर है तो मैं अपनी कम से कम कोशिश कर सकूं बचने की, या कोई ऐसी आदतें जो मैं अनजाने में कर रहा हूं और मुझे वो कैंसर की तरफ ले जा रहा है। तो जैसे अभी मैंने बोला कि जो दैनंदिन आप खाते हो तो ये सारी चीज़ें धूम्रपान, टबैको, अल्कोहल, ये सारी तो आपको बंद करनी है। फिर आपका जो डेली का जो खान पान है उसमें ग्रीन वेजिटेबल डालना है, जैसे कि हरी सब्जियाँ, फाइबर युक्त सब्जियाँ, ये सबका सेवन मतलब पौष्टिक आहार जो हम बोलते हैं वो करना ज़रूरी है। साथ में डेली थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए कि थोड़ा चलिए 20 मिनट का, ऐसा पाया गया कि 30 मिनट का रेगुलर वॉकिंग इज़ ऑल्सो, वो भी एक हेल्पफुल तरीका है कि कैंसर का उसका होने का प्रभाव कम कर सकता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें। फिर ये भी पाया गया है कि अगर आपको जेनेटिक कैंसर है, आपको पता है कि मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था या मेरी मदर को ओवेरियन कैंसर था या फिर मेरे फादर को कोलन कैंसर था या फिर मेरे फादर को और कोई पैंक्रेटिक कैंसर था, तो ये आप जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि महिलाओं के लिए ये ब्रैका जीन टेस्टिंग का ब्लड से होता है, आप ब्लड दीजिए तो ब्रैका जीन आपके शरीर में है कि नहीं वो जान सकते हैं। आप प्रिवेंशन करते हो ये सारी चीज़ों में। और एक बोलते हैं कि एक डेली आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिए। जब आपको पता है कि आपके फैमिली में कुछ कैंसर हमेशा होते हैं, तो जैसे कोलन कैंसर होता है तो आप कोलोनोस्कोपी कर सकते हो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो आप रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हो। आपको अगर सर्वाइकल कैंसर है, जो बोलते हैं कि महिलाओं में होता है सर्विक्स का कैंसर, तो उसमें आप रेगुलरली सर्वाइकल एग्जामिनेशन जो गायनिक का एग्जामिनेशन बोलते हैं वो कर सकते हैं रेगुलरली हर साल। तो उसमें आपको अगर कैंसर है भी तो जल्दी पता चलेगा, और अगर जल्दी पता चलेगा तो उसकी स्टेज जल्दी होगी तो इलाज भी पूरा संभव होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे श्रोताओं को दिया, इसके लिए पूरे पूर्वोत्तर सेवा के परिवार की ओर से आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। चलते चलते आपका संदेश। मेरा संदेश यही है कि कैंसर इज़ क्यूरेबल। अगर उसको आप जल्दी हमारे पास आएंगे तो जितने जल्दी आएंगे उतने जल्दी हमको पता चलेगा और उतना जल्दी आपका इलाज भी होगा। अगर आप जल्दी आएंगे कि आपका स्टेज बहुत अर्ली पता चल जाएगा और आपकी क्यूर होने की संभावना भी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। कैंसर से डरिए मत, आगे आइए, उसका इलाज करिए और गवर्नमेंट आपके साथ है आपको इलाज में मदद करने के लिए। तो उससे डरिए मत। और लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर होने से पहले उसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो बचाव के लिए आप एक स्वस्थ जीवन अपनाइए, पौष्टिक आहार करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, धूम्रपान, तंबाकू, शराब इस तरीके का सेवन कम कर दीजिए। तो यही एक आपके लिए हमारी तरफ से कोशिश है और हम चाहते हैं कि आप कैंसर मुक्त हमेशा के लिए रहे। और अगर किसी को भगवान ना करे अगर कैंसर हो जाए तो कृपया अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द संपर्क करिए और आपका इलाज के लिए गवर्नमेंट आपसे हमेशा के लिए मदद करने के लिए तयबद्ध है। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से पूरे पूर्वोत्तर सेवा परिवार की ओर से और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार श्रोताओं। धन्यवाद।